हेलो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं सभी लोग? चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं आज की खबरों को पढ़ना। सबसे पहले न्यूज है, यूपी से आई है। यूपी के बुलंदशहर स्थित खुर्जा में पूरी तरह से सिरेमिक कचरे से बना हुआ दुनिया का पहला पार्क अनोखी दुनिया स्थापित किया गया। ठीक है। अब यूपी में बच्चे एक जगह है खुर्जा, ये ऑलरेडी बहुत फेमस जगह है। किस चीज के लिए? यहाँ पे सिरेमिक के बर्तन मिलते हैं, सिरेमिक की चीजें मिलती हैं। ठीक है। और यहाँ पे जब सिरेमिक की चीजें मिलती हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उससे रिलेटेड वेस्ट भी यहाँ पे जनरेट होता होगा। ठीक है। तो उस वेस्ट का इस्तेमाल एक बहुत अच्छी तरीके से किया गया है। उस वेस्ट से आप देखिए यहाँ पे इसका गेट हल्का सा आपको दिख रहा होगा। ये जो है आपका दुनिया का पहला इस तरीके का पार्क बना है। इसका नाम क्या रखा गया है? अनोखी दुनिया। इतना आपको याद रखना है। यह पार्क करीब 2 एकड़ में फैला हुआ है। इसे लगभग 80 टन सिरेमिक कचरे से 5.86 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। सिरेमिक कचरा उन सिरेमिक आधारित उत्पादों से निकलने वाला अपशिष्ट है जो अब उपयोग में नहीं है, जैसे कि टूटी हुई टाइलें, बर्तन, सैनिटरी वेयर। ठीक है। तो ये जितनी भी चीजें आपकी सैनिटरी, जितनी भी चीजें आपकी सिरेमिक से बनी हुई होती हैं, उससे निकलने वाला जो आपका वेस्ट है, उससे दुनिया का क्या बना है? वर्ल्ड फर्स्ट पार्क जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इसका नाम है बच्चे अनोखी दुनिया। ठीक है। अनोखी दुनिया है। आपको पूछा जाएगा अनोखी दुनिया क्या है, तो आपको याद रखना है कि इस तरीके का पार्क है, इसका नाम अनोखी दुनिया है। आपको पूछा जाएगा अनोखी दुनिया कहाँ पे है, तो अनोखी दुनिया जो है आपका यूपी में है ना। वैसे भी बच्चे यूपी तो है ही अनोखा, है ना, तो वो आपको याद रहेगा। यूपी में आपका अनोखी दुनिया है। अगला बच्चे आपका एक अवार्ड है। ये अवार्ड पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को मिला है। और अवार्ड जो इन्हें मिला है वो थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट है। कैसे? क्योंकि इनको बच्चे आपका क्या मिला है? तीसरा एमी अवार्ड। ठीक है। अब आप कहेंगे एमी अवार्ड तो जो है ये म्यूजिक के फील्ड में या फिर सिनेमा के क्षेत्र से रिलेटेड है, इनको कैसे मिल गया? तो बच्चे एक्चुअल में क्या है कि बराक ओबामा ने नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री, ठीक है, ये आपका क्या है? अवर ओशंस। ठीक है। अवर ओशंस नाम की एक डॉक्यूमेंट्री है। ठीक है। इससे पहले इनको एमी पुरस्कार जो मिला था वर्किंग व्हाट वी डू ऑल, ये है। दूसरा जो है आपका 4 भाग वाली डॉक्यूमेंट्री सीरीज के लिए एमी पुरस्कार जीता था, जिसे उन्होंने 2023 में नेटफ्लिक्स के लिए निर्माण जिसका किया था ना, ये बनाई थी उन्होंने। बराक ओबामा की अगर हम बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो है अमेरिका के पहले मतलब 44वें राष्ट्रपति थे। पहले जो है आपके अश्वेत राष्ट्रपति थे, है ना। तो इनके बारे में आप लोगों को पता होगा। यूएसए के प्रेसिडेंट बच्चे हमेशा ही चर्चाओं में रहते हैं, जैसे कि अभी डोनाल्ड ट्रंप है ना। जब बराक ओबामा थे तब जो है ये भी चर्चाओं में थे। तो बराक ओबामा जो है आपको नाम याद रखना है। और इनको जो है एमी अवार्ड मिला है। किस चीज के लिए? कौन सी डॉक्यूमेंट्री के लिए? तो नेटफ्लिक्स में डॉक्यूमेंट्री आई है अवर ओशंस। ठीक है, इसके लिए। अगला है बच्चे आपका ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स। अब ये ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स हमें क्या बताती है कि कौन से व्यक्ति कितना अमीर है। अभी सितंबर 2025 है। सितंबर 2025 तक के रैंकिंग के अकॉर्डिंग, यहां तक के सर्वे के अकॉर्डिंग, इस इंडेक्स के द्वारा ये बताया गया है कि ओरेकल के संस्थापक लेरी एलिसन टोटल जो इनकी संपत्ति है लगभग 393 अरब अमेरिकी डॉलर है। एलन मस्क जो है आपके, इनकी 385 अरब अमेरिकी डॉलर है। इनको पीछे छोड़ करके दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए, है ना। अब एलन मस्क तो बच्चे हम जानते ही हैं। अब एलन मस्क जो है अभी तक इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे अमीर व्यक्ति थे, लेकिन उनकी संपत्ति को पछाड़ करके अभी जो है आपके लैरी एलिसन ये बन गए हैं दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। ठीक है। ये कौन सी कंपनी के को-फाउंडर हैं? तो ये ओरेकल के को-फाउंडर है। ठीक है। नाम याद रखना, लैरी एलिसन नाम है। आपको कंपनी भी पूछा जा सकता है और ये भी पूछा जा सकता है कि इन्होंने किसे पीछे छोड़ा है, तो एलन मस्क को इन्होंने पीछे छोड़ा है। अगली न्यूज बची आपकी स्टेट से है। स्टेट है आपका असम। यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 सितंबर 2025 को असम के नुमालीगढ़ में भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे, है ना। तो ये बच्चे आपका अभी होने वाला है। तो नुमालीगढ़ हम याद रखेंगे कहाँ पे है, ये आपका असम में है। यहाँ पे क्या होने वाला है? भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी यहाँ पे बनने वाली है। इस परियोजना में लगभग 1700 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ है। इसे नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड और फिनलैंड की कंपनी चैम्पॉलिस ओई के सहयोग से डेवलप किया गया है। यह बायो रिफाइनरी हर साल 3 लाख मीट्रिक टन बांस का प्रसंस्करण करेगी, जिससे कि इथेनॉल,
फॉर्म्यूरल एसिटिक एसिड का उत्पादन होगा, है ना। तो ये बच्चे आपको चीजें याद रखनी है। बायो रिफाइनरी है, सिंपल सा क्वेश्चन भी बन सकता है, थोड़ा सा जो आपका डिफिकल्ट वाला है ना, थ्योरी क्वेश्चन, थ्योरी फॉर्म में जो आपके क्वेश्चन आते हैं उस तरीके से भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसके अंदर वो थोड़ा सा मतलब मटेरियल ज्यादा है याद करने के लिए, ठीक है। तो क्योंकि बच्चे यहाँ पे अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता ना, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। तो नुमालीगढ़ जो है भारत की पहली बांस आधारित, ठीक है, बांस से जो है यहाँ पे आपका मतलब बायो रिफाइनरी जो है आपका ये बांस पे बेस है, और इस परियोजना को जो है राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है। और स्टेट याद रखिएगा असम में है आपका। डेवलपमेंट किस किस ने किया है, तो एक तो आपका नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड है, एनआरएल है, और दूसरी जो है कंपनी है आपकी फिनलैंड की कंपनी का नाम है चैम्पॉलिस, ठीक है, चैम्पॉलिस कंपनी, और दूसरी जो है आपकी एनआरएल है, दोनों ने मिलकर के जो है इसे बनाया है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्या विशेषता है इसके बारे में, तो ये जो है हर साल 3 लाख मीट्रिक टन बांस का प्रसंस्करण करेगी, ठीक है, प्रोसेसिंग करेगी। उसके बाद में जो है आपका इथेनॉल प्रोड्यूस किया जाएगा, फॉर्म्यूरल प्रोड्यूस किया जाएगा, एसिटिक एसिड का उत्पादन किया जाएगा। तो इतना बच्चा याद रखना है ना, नुमालीगढ़। अगली न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर अभी तक आप लोगों ने एसएससी का एनालिसिस नहीं देखा है ना, वैसे तो एनालिसिस कहना थोड़ा सा खतरे से खाली नहीं है। एसएससी के नोटिफिकेशन के बाद में आप सभी को पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करना बंद हो गया है, ये चीजें बंद हो गई हैं। लेकिन फिर भी आपको मैं बता रही हूँ कि हमारे चैनल पे एसएससी 2025 के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक मैंने कुछ बताए हैं, ठीक है, उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। और वहां पे एक टॉपिक मैंने आपको बताया है इंटरनेशनल रिलेशन। जब बच्चे हम इस तरह की खबरें पढ़ते हैं ना, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरें होती हैं, तो उन खबरों पे ज्यादा फोकस देना जो कि इंडिया से रिलेटेड है, ठीक है, या फिर जो भारत के पड़ोसी देश है वहां पे अगर कुछ हो रहा है, उनकी कोई न्यूज है, उस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना, क्योंकि वो टॉपिक जो है आपका अभी ज्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है। तो वो चीज थोड़ा सा आपको भी करना है कि जब आप न्यूज पढ़ रहे हो एक बार वो वीडियो जरूर देख लेना, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स के बाद में जो है वो क्लियरिटी आपके माइंड में बन जाएगी कि हाँ इस चीज पे थोड़ा सा मुझे ज्यादा फोकस करना है। जिस खबर को आप हो सकता है कि बोरिंग लग रही है, नहीं समझ में आ रही है, मुझे ये चीजें नहीं पकड़ में आ रही हैं, है ना, तो वो चीजें आप स्किप कर देते। लेकिन थोड़ा सा अगर आपको टॉपिक क्लियरिटी है कि अब ये वाले टॉपिक इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए, अगर मुझे प्रिपरेशन करनी है तो थोड़ा सा इन टॉपिक पे मुझे फोकस करना पड़ेगा, तब आप क्या करेंगे, जब मैं न्यूज बता रही हूँ आपको तो थोड़ा सा इस तरीके की खबरों पे आप ज्यादा फोकस करेंगे। तो ये बच्चे आपकी इंटरनेशनल न्यूज है इंटरनेशनल, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा हुआ क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे इस बार एसएससी ने, ठीक है, बताना मत किसी को, मैंने आपको बताया है। सितंबर 2025 में भारत, ईरान और अर्मेनिया के बीच तीसरी त्रिपक्षीय परामर्श बैठक आयोजित हुई है। देखना, भारत है, ईरान है, अर्मेनिया है, इन तीनों के बीच में जो है आपकी क्या हुई है, तीसरी त्रिपक्षीय परामर्श बैठक आयोजित हुई है। कहां पर हुई है, तेहरान कैपिटल है ईरान की, ठीक है। अब बैठक अगर हुई है तो किसी न किसी मुद्दे पर बात हुई होगी। इस वार्ता का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो इस वार्ता में मुख्य रूप से अंतः राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा यानी कि INSTC, इसके बारे में वैसे मैंने पहले भी करंट अफेयर के सेशन में आपको बहुत डिटेल से बताया था, लेकिन अभी काफी समय हो चुका है, क्योंकि जब INSTC खबरों में था ना बच्चे, वो था 2023 का साल, है ना, 2023 का साल था, अभी इतना ज्यादा चर्चाओं में नहीं है। लेकिन चलिए दोबारा पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि क्या है ये। तो इसका नाम याद रखना बच्चे, ये आपका इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, शॉर्टकट में से INSTC कहा जाता है। इसको मजबूत बनाने और अर्मेनिया के क्रॉस रोड ऑफ पीस परियोजना में सहयोग के विस्तार पर चर्चा हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो बच्चे INSTC ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, क्रॉस रोड ऑफ पीस ये किसकी परियोजना है, ये अर्मेनिया की परियोजना है, ठीक है। इन्हें अगर हम नक्शे पे देखेंगे, पहले INSTC को देखते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चे, जैसे अगर आप नक्शे में देखेंगे ना, थोड़ा सा मैं आपको जूम करके बताती हूँ, ये देखो दिख रहा है आपको, रसिया में सेंट पीटर्सबर्ग है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद में आपका मॉस्को है, ठीक है, मॉस्को की नीचे आइए बच्चे, यहाँ पे आपका अस्त्रखान है, नीचे आइए यहाँ पे आपका अजरबैजान यानी कि बाकू है, ठीक है, मतलब अजरबैजान की कैपिटल है यहाँ पे आपका बाकू। नीचे आइए ईरान है, तेहरान है,
ठीक है। फिर नीचे आए, यहाँ पे आपका बंदर अब्बास है ईरान में, ठीक है। फिर यहाँ से आप लोग देखेंगे यहाँ पे आपका मुंबई पोर्ट है। तो बेसिकली आपको एक इंटरनेशनल कॉरिडोर दिख रहा है, कॉरिडोर तो दिख रहा है ना आपको, पूरी तरीके से जो है आपका एक मार्ग, कॉरिडोर का मतलब क्या है कि एक मार्ग जो है आपका डेवलप किया जाएगा। उस मार्ग का कुछ हिस्सा जो है आपका पानी में है, कुछ हिस्सा जो है आपका लैंड में है, ठीक है। अब ये जो आपका एनएसटीसी बनाया जाएगा, इसके बारे में यही पूछा जाएगा कि कौन कौन सी कंट्रीज इसमें आपकी मेनली इन्वॉल्व है, और दूसरा ये कि ये आपका कहां से कहां तक होगा। तो सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर के जो है आपका मुंबई तक जो है इसका मतलब इसमें इसकी एक तरीके से लेंथ होगी, सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर के मुंबई तक जो है आपका कॉरिडोर तैयार करने की परियोजना है। फिर आपको पूछा जाएगा कि इसमें जो है आपके कौन कौन से बीच में पोर्ट आ रहे हैं, या फिर कौन कौन से जो है आपके इंपॉर्टेंट सिटीज आ रही हैं। तो उसमें आपको याद रखना है सेंट पीटर्सबर्ग है, रसिया में है, आपका मॉस्को है यानी कि कैपिटल है, फिर आपका अर्मेनिया है, फिर आपका अजरबैजान है, फिर आपका ईरान का तेहरान है, ईरान में ही जो है आपका बंदर अब्बास है, उसके बाद में जो है आपका इंडिया का मुंबई है, ठीक है। आईएनएसटीसी भारत को ईरान के चाबहार बंदरगाह से जोड़ करके यूरोप तक पहुंच प्रदान करता है, और यह क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभा रहा है। बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व आनंद प्रकाश, जो कि वर्तमान में भारत के संयुक्त सचिव हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी बचे, ये नाम भी याद रखना इनका, इनके द्वारा भारत को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। तो बेसिकली आईएनएसटीसी के ऊपर इसके डेवलपमेंट के बारे में जो है आपका बात हुई है, ये वार्ता जो है आपका हुई है। आपको याद रखना है भारत हो गया, ईरान हो गया, अर्मेनिया है, इन 3 देशों ने इसमें हिस्सा लिया, और कहां पे हुआ, तेहरान में हुआ। अगली हाल ही में फाइनेंशियल टाइम्स मास्टर्स इन मैनेजमेंट रैंकिंग 2025, इस रैंकिंग में आपका भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम बेंगलुरु आपका भारत में पहला और वैश्विक स्तर पर 28वां स्थान हासिल किया है। सेकंड नंबर पे आपका आईआईएम अहमदाबाद रहा, जो कि दुनिया में 34वें स्थान पे रहा। तो बेसिकली बच्चे आप नाम से समझ रहे होंगे, फाइनेंशियल टाइम्स मास्टर्स इन मैनेजमेंट, ठीक है। ये बच्चे आपका क्या है, ये रैंकिंग है, ये रैंकिंग MIM रैंकिंग है। ये रैंकिंग उन इंस्टीट्यूट को रैंक करती है जो कि आपका मैनेजमेंट की स्टडी करवाते हैं, ठीक है। प्रबंधन की स्टडी करवाने वाले जो आपके इंस्टीट्यूट है, कॉलेजेस हैं, उनको जो है आपका ये रैंक देती है। तो भारत में जितने भी हमारे IIMs हैं, उनमें से बेस्ट IIM जो है आपका बेंगलुरु को बताया गया। सेकेंड नंबर पे जो है आपका सेकेंड बेस्ट ये अहमदाबाद को बताया गया, ठीक है। याद रखना मुझे दोनों का ही। अगला है, भारत और इजराइल ने नई दिल्ली में एक द्विपक्षीय निवेश समझौते बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते पर भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और इजराइल के बीच वित्त मंत्री वेजलेल स्मोट्रिच ने हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच में निवेश को बढ़ावा देना, निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करना और आर्थिक सहयोग को मजबूत करना है। इतने लंबे ऑब्जेक्टिव को याद नहीं रखेंगे, ऑब्जेक्टिव याद रखेंगे हमारा जो इकोनॉमिक कॉपरेशन है, एक शब्द बस, इकोनॉमिक कॉपरेशन, ठीक है। दोनों के बीच में जो समझौता हुआ है वो है आर्थिक सहयोग का, ठीक है। आर्थिक सहयोग के लिए जो है दोनों देशों के हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके द्वारा जो है इस समझौते पे हस्ताक्षर किया गया, ठीक है। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट हुआ है इजराइल और इंडिया के बीच में। अगली जो न्यूज है बच्चे काफी इंटरेस्टिंग है न्यूज, ये आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है, स्टैटिक का भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। आपातानी जनजातियां, आपातानी जनजातियां कहाँ पे होती हैं, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले के जीरो घाटी, जीरो वैली की निवासी हैं। यह आपातानी महिलाएं जनजाति के विलुप्त होते पारंपरिक चेहरे पर टैटू और लकड़ी के नाक के प्लग पहनने वाली आखिरी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती हैं। अब यहाँ पे बच्चे आपका क्या है, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स, बहुत सारी ऐसी प्रथाएं हमारे समाज में हुआ करती थी, है ना, जिनको कि हमने अभी निभाना छोड़ दिया है। और अभी जो है जिसे हम मेनलैंड कहते हैं, फिर मेन स्ट्रीम इंडिया कहते हैं, जो कि ST नहीं है, मतलब कि शेड्यूल ट्राइब्स नहीं है अभी, ठीक है। तो वहां पे तो लगभग आपको हर व्यक्ति सिमिलर ही देखने को मिलता है ना, क्योंकि जो कुछ ऐसी चीजें होती थी पारंपरिक रूप से हमारे जो साथ हुआ करती थी, अभी बेसिकली उसको छोड़ना, जो नई पीढ़ी आती रही उन्होंने उसको बढ़ता नहीं, उस परंपरा को, सभ्यता को, जिसके कारण जो है आपका वो छूट गई पीछे, है ना। और एक समय ऐसा आया कि जब वो गायब हो गई, जैसे वैसे भाषाओं के साथ में होता है ना, जब हिंदी ही एक्सेप्ट हो रही है सब जगह तो सब हिंदी बोलना सीख रहे हैं, कुछ समय बाद हिंदी भी आपकी गायब हो जाएगी क्योंकि इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से जो है जब हम अपनी सभ्यताओं को बरतना छोड़ देते हैं तो उसके बाद में जो है आपका वो खत्म हो जाती है, वो आपकी एक्सटेंड हो जाती है एक तरीके से। तो
यहाँ पे भी क्या है, जीरो वैली में एक जनजाति रहती है, इसे कहते हैं अपातानी जनजातियां। इसका जो मेन वो मैं आपको बताऊं, मतलब जिस कारण से इनको जाना जाता है, वो अगर आप लोग देखें बच्चे, तो महिलाओं के चेहरे पे देखिए आप, टैटू बना हुआ है ना, महिलाओं के चेहरे पे एक विशेष तरीका का टैटू है। और दूसरा जो है इनकी नाक में देखिए बच्चे, एक तो खूबसूरती को बढ़ाने के लिए सभी की नाक में होता है ना, जैसे हम अपनी अपनी भाषा में अलग अलग नामों से जानते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए इनकी नाक में जो है, महिलाओं की नाक में बड़े बड़े आपको जो है वुड ब्लॉक दिख रहे होंगे, वुड लॉक दिख रहे होंगे, ये जो है आपका यहाँ पे दोनों ही नाक में इस तरीके से नथनों में पहने गए हैं। ठीक है, तो इसके पीछे भी एक रीजन है। यहाँ के लोगों ने, अरुणाचल प्रदेश में जो आपके जीरो वैली है ना, इन लोगों ने, इन ट्राइब्स ने जो है अपनी महिलाओं को लेस अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ठीक है, अपनी वुमेन्स को, या तो फिर सेफ्टी के लिए कह सकते हैं कि लेस अट्रैक्टिव बनाने के लिए इस तरीके की परंपराओं की शुरुआत की थी। और अभी जो है परंपरा जो है आपकी वो समापन पे है, क्योंकि इस तरीके की जो परंपरा है उनको बरतने वाले जो लोग हैं वो एक तरीके से खत्म यहाँ पे हो रहे हैं। और अभी जो है आपकी आखिरी जो है वो ट्राइब यहाँ पे बच गई है जो कि सभ्यता का पालन कर रही थी, है ना, क्योंकि इसके बाद जो इनके बच्चे हैं, इनके जो आगे जो पीढ़ियां हैं, वो इस सभ्यता को जो है नहीं उसका वो कर रही हैं, है ना, एक तरीके से। तो ये जो है आपके बच्चे आखिरी, इसीलिए थोड़ा सा आपके खबरों में तो आपको क्या क्या याद रखना है। अपातानी जनजातियां कौन से स्टेट में, ये आपके अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में पर्टिकुलर कहाँ पे, तो ये आपके जीरो वैली में सुबनसिरी जिला है। सुबनसिरी बेसिकली यहाँ पे एक रिवर का नाम भी है, आप लोगों ने सुना भी होगा, ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी की क्या है, सहायक नदी है। ठीक है, तो उसी नदी में बच्चे आपकी जीरो वैली है जहां पर कि ये जनजाति आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये बच्चे थोड़ा सा याद रखना। और वुडन नोज प्लग के कारण, ट्रेडिशनल फेशियल टैटूज के कारण जो है आपका काफी चर्चाओं में है। और इस प्रथा को, इस संस्कृति को बरतने वाले जो है आपके ये आखिरी लोग हैं। ठीक है, अगली न्यूज है बच्चे अवार्ड। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के इंदिरा पर्यावरण भवन में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए हैं। अब आप कहेंगे कितनी बार पढ़ाओगे मैडम स्वच्छ वायु सर्वे, ठीक है, तो ये सर्वे नहीं है, ये सर्वे के बाद में अवार्ड दिए गए हैं। ठीक है, सर्वे आपका अलग होता है जिसमें कि रिपोर्ट आती है, जिसमें ये बताया जाता है कि सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, जैसे कि इंदौर को हमने इस बार पढ़ा है। ठीक है, लेकिन ये उन्हीं शहरों को जो पुरस्कार दिया जाता है, क्योंकि अपने आप को तभी स्वच्छ रखेगा ना कोई शहर जब उसको पैसा मिलेगा, है ना। तो ये बच्चे एक तरीके से अप्रिशिएट करने के लिए है कि आपने जो स्वच्छ भारत अभियान है उसको अच्छे से सीरियस लिया और उसके बाद में आपने अच्छा काम किया, तो उन स्टेट को, उन डिस्ट्रिक्ट को जो है आपका ये अप्रिशिएशन के लिए पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो इस पुरस्कार में आपके टॉप देख लेते हैं कौन कौन है। तो सबसे पहले कैटेगरी बनाती है जिसमें कि आपका 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन वाले हैं। 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन वाले में जो है आपका इंदौर है पहले नंबर पे। कितने रुपए मिले इनको मिले हैं 1.5 करोड़ रुपए। फिर आपका दूसरे नंबर पर जबलपुर आता है ना, एमपी में ही है दोनों, इसको जो है आपका 1 करोड़ रुपए मिले हैं। फिर आगरा और सूरत जो है तीसरे नंबर पे आए हैं, इनको 25 लाख रुपए मिले हैं, दोनों को, आगरा और सूरत को, है ना। ये तो एक कैटेगरी हो गई। दूसरी कैटेगरी जो है वो है जिनकी पॉपुलेशन 3 से लेकर के 10 लाख के बीच में है। उसमें देखेंगे तो अमरावती जो है आपका 75 लाख के साथ में पहला अवार्ड ले गए। झांसी और मुरादाबाद, वाह, यूपी में है दोनों ही, है ना, झांसी और मुरादाबाद, ये आपका 25 लाख रुपए मिला है। अलवर को जो है आपके बच्चे ये 25 लाख रुपए मिला है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको, ऐसे नहीं कि तीनों आपको सारी याद रखने हैं, आप यहाँ से इंदौर याद रखिएगा। इंदौर का बच्चे बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गया, इंदौर वाला क्वेश्चन पूछते नहीं एग्जामिनर, तो सेकंड में कौन है, थर्ड में कौन है, इनको भी थोड़ा सा याद रखना जरूरी हो जाता है। तो सेकंड में आपका जबलपुर है, मध्य प्रदेश का ही दूसरा शहर है। आगरा आपको पता है यूपी में है, सूरत आपका गुजरात में है, दोनों जो है आपके कंबाइनली तीसरे नंबर पे है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही शहर होते हैं जिनकी जनसंख्या ज्यादा है। जनसंख्या ज्यादा होने के बावजूद इन्होंने अगर स्वच्छता, है ना, सफाई पे काम अच्छे से किया है, तो कुछ एक तरीके से अचीवमेंट ही है इन जगहों के लिए, इन शहरों के लिए। ठीक है, तो इनको कितना कितना पुरस्कार मिला है और किसने पुरस्कार जीता है, ये चीजें आपको याद रखनी है। अगला बच्चे आपका कदल कोट्टम 2025, एक्चुअल में ये रीजनल नेम है, कदल कोट्टल 2025। इसे हिंदी में कहेंगे समुद्री खेल उत्सव। 12 से लेकर के 14 सितंबर तक तमिलनाडु के तटीय शहर तुतिकोरिन में आयोजित किया जाएगा। प्रतियोगिताएं 5 मुख्य विषयों में आयोजित की जाएंगी। कौन कौन सी, आपका स्टैंड अप पैडलिंग है, आपका काइट बोर्डिंग है, आपका काइट सर्किंग है, आपका कायाकिंग है, आपका बीच ऑब्स्टिकल रेस है। तो बेसिकली आपका वाटर स्पोर्ट्स है। ठीक है, समुद्री खेल उत्सव आपका हो रहा है कहाँ पे, तमिलनाडु का एक तटीय शहर है तुतिकोरिन, यहाँ पे। ठीक है, तो इसको जो है रीजनल लैंग्वेज में कहा गया है कदल कोट्टम 2025। ठीक है, कदल कोट्टम 2025 कहाँ पे, तमिलनाडु में। अगला बच्चे समिट है। हाल ही में एससीओ रेट्स का मतलब है
ये तो एससीओ तो आप जानते हैं, संघाई सहयोग संगठन। ठीक है, रेड्स का मतलब है क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना परिषद। ठीक है, ये जो आपकी काउंसिल है बच्चे, ये आपका एंटी टेररिज्म के लिए काम करती है। इसकी 44वीं बैठक 10 सितंबर को किर्गिस्तान के चोलपोन आता, ठीक है, यहाँ पे आयोजित की गई है। तो ये पर्टिकुलरली एससीओ का जो बच्चे साल में जो समिट होता है वो तो इस बार कहाँ पे हुआ है आपका, ये हुआ है आपका तियानजिन चाइना में। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये है आपका एससीओ रेड्स। ठीक है, एससीओ के ही अंदर में आपका एक काउंसिल बनी हुई है रेड्स नाम से, है ना, जो कि क्या करता है बेसिकली एंटी टेररिज्म काउंसिल है ना, टेररिज्म को कैसे टैकल करना है उसके लिए जो आपका काउंसिल बनी है। तो उनकी जो बैठक हुई है वो ही हुई आपके किर्गिस्तान में, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, किर्गिस्तान में। अगली है आपकी चेस शतरंज। 16 वर्षीय ग्रैंड मास्टर अभिमन्यु मिश्रा ने 2025 फिडे ग्रैंड स्विस के 5वें राउंड में विश्व चैंपियन गुकेश डोमराजू यानी कि डी गुकेश को हराकर के क्लासिकल शतरंज के खेल में किसी मौजूदा चैंपियन को हराने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। कितने साल के हैं, 16 साल के हैं। ठीक है, अभिमन्यु मिश्रा है बच्चे, नाम है इनका अभिमन्यु मिश्रा। ये जो है आपके 16 साल के ग्रैंड मास्टर हैं। इन्होंने अभी जो आपके वर्तमान के जो चेस चैंपियन है यानी कि डी गुकेश, इनको हरा दिया है। ठीक है, क्लासिकल चेस के खेल में किसी मौजूदा चैंपियन को हराने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी ये बन गए हैं। दोनों ही इंडिया के हैं। ठीक है, दोनों ही आपके इंडिया के हैं। अब रोज सेशन के बाद में मैं आपको एक बात याद दिलाती हूँ कि आपको क्या करना है। आपको सेशन के बाद जो भी चीजें आपको पढ़ाई गई हैं उन्हें रिकॉल करने की कोशिश करनी है। कोशिश तो करो एक बार, है ना, पहले दिन में नहीं होता बच्चे। कल ही मैं यूट्यूब में कमेंट में देख रही थी वीडियो के नीचे, तो एक वैसे नाम तो लड़की का ही लग रहा है मुझे, वर्षा। ठीक है, अगर आप देख रहे हैं, देखते तो हैं, क्या रोज ही देखते हैं, तो बच्चे बहुत अप्रिशिएट करूंगी मैं इस चीज को, क्योंकि डेली फिर मैंने आपकी हर वीडियो में देखा आपने जो है लगातार हर न्यूज को इस तरीके से, आपने जो भी आपके दिमाग में रह रहा है, जो भी चीजें हैं वो जो है आप इस तरीके से लिख रहे हैं, है ना। और बहुत अच्छी बात है कि आप इसे लिख पा रहे हैं और ये चीज आप रोज कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि बाकी जो बच्चे हैं, है ना, थोड़ा सा आपको भी मोटिवेशन मिले कि ये काम इतना भी मुश्किल नहीं है जो मैं कहती हूँ आपको। जितनी चीजें हैं, जरूरी नहीं कि पहले दिन वर्षा को सारी की सारी चीजें याद रह गई होंगी, है ना, पहले दिन नहीं रही होंगी। उसके बाद में कोशिश करिए, धीरे 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 जो है माइंड ट्रेन हो जाता है। फिर कुछ समय बाद ऐसा आएगा कि आपके माइंड को खुद ब खुद चीजें जो है याद रखने की आदत पड़ जाएगी, है ना। लेकिन वो आदत डलानी शुरू तो करनी होगी बच्चे। और इससे क्या होगा ना बच्चे, इससे ये होगा कि जब आप रिवीजन करने जाएंगे ना, तो आप देखना कि आपके दिमाग का लोड कितना कम होता है ना। क्योंकि रिवीजन में क्या है कि हम बहुत सारी खबरों को एक साथ पढ़ लेते हैं। कहाँ तक सेग्रीगेट कर पाएगा आपका माइंड, है, नहीं कर पाते हैं सेग्रीगेट। आपको भी पता है जीके जीएस कितना वॉस्ट जो है आपका इसका मटेरियल है, कितना पढ़ना होता है जनरल स्टडीज में। तो इस चीज को जो है उसी समय जैसे ही आपका सेशन खत्म होता है, आप अपने लिए काम आसान कर देंगे, अपने फ्यूचर के लिए काम आसान कर देंगे। ठीक है, तो माइंड को ट्रेन करना सीखे इनसे जरा। ठीक है, तो बहुत अच्छा बच्चे, वर्षा नाम है इनका, और लगभग हर वीडियोज में जो है आपके यही करते हैं। कल का पूरा रिवीजन देखिए आप, है ना, कल की जितनी भी न्यूज रही होंगी उनको सब कुछ याद है, मतलब उन्होंने तो तुरंत लिखा होगा सेशन देखने के बाद में ही। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है अगर कोई बच्चा इसे कर पा रहा है तो। ठीक है, और इम्पॉसिबल नहीं है, आसान ही है। ठीक है, चलिए फिर आज का सेशन यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।